नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आरबीआई पॉलिसी आज थी। इस आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आपकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट करने जा रहा है, आपके हाउसिंग लोन पे कैसे करने जा रहा है, आपके एफडी रेट्स पे कैसे जाने जा रहा है। आज हम इसका डिकोड करेंगे इस आरबीआई पॉलिसी को और जानते हैं कि ये आपकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट कर सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि आज आरबीआई पॉलिसी में हुआ क्या क्या। तो जैसा कि आरबीआई ने अपने की रेट्स जो हैं वो अनचेंज रखे हैं। अब जब हम बात करते हैं की रेट अनचेंज की, तो उसके अंदर क्या रेट्स आते हैं? उसके अंदर आपके आते हैं रेपो रेट एंड दूसरा आता है एमएसएफ। अब ये दोनों होता क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिसमें जो बैंकिंग के पास एक्सेस फंड जो होता है वो जब आरबीआई को लेंड करते हैं तो उस पर उनको 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा होता है एमएसएफ रेट। इन ए कंडीशन जब बैंकों को जरूरत होती है फंड की, तो जब वो आरबीआई से जो है ना लोन लेते हैं तो वो लोन परसेंटेज पड़ता है उनको 6.75%। तो ये दोनों ही रेट जो हैं वो आरबीआई ने अनचेंज रखे हैं, नंबर 1। दूसरा क्या रखा है? सीआरआर विच इज कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर बेसिकली क्या है? इसको इन्होंने कट किया है 0.5 बेसिस पॉइंट से और आज की डेट में जो स्टैंड करता है ये 4% स्टैंड कर रहा है, जो पहले होता था 4.5%। तो इसमें सिल्वर लाइनिंग जो हम निकल कर आ रही है इस मीटिंग की वो ये आ रही है कि जो 0.5 बेसिस पॉइंट से कट हो रहा है इससे एक्सेस लिक्विडिटी जनरेट होगी बैंकों के लिए, जो कि वो ऐसा फंड था आरबीआई के पास उनको आइडल रखना पड़ता था एज पर नॉर्म्स। तो अगर वो फंड वापस जो है बैंकों के पास आता है तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है और उससे वो बेटर यील्ड जनरेट कर सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर हम बात करें जो 50 बेसिस पॉइंट का जो कट हुआ है वो बेसिकली 2 ट्रांचेस के बीच में होगा। ये 2 ट्रांचेस होंगी, एक तो होगा 14 दिसंबर को, यानी 25 बेसिस पॉइंट जो है ये आपका हो जाएगा 14 दिसंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड जो ट्रांच 25 बेसिस पॉइंट का है वो 28 दिसंबर से होगा। तो बेसिकली ये करा क्यों गया है? ये करा इसलिए गया है कि जब भी इन्फ्लेशन आपकी ज्यादा होती है इकोनॉमी में और आपको उसको कंट्रोल करना होता है, बट साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं साउथवर्ड होने लग जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए और लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पेनिट्रेटेड रहे उसको मेंटेन रखने के लिए इस टूल का सहारा लिया जाता है। क्या होगा? रफली एक एस्टिमेट है कि रफली 1.2 लाख करोड़ ये 0.5% जो कट के बाद जो है वो आरबीआई से रिलीज हो जाएंगे, जो बैंकों के पास अब लिबर्टी होगी कि इस फंड को यूज कर सकें। आप जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलने वाला है। तो इसका बेनिफिट जो 0.5% का है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होगा जो कि जिनका एयूएम सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसी बेसिस पे ये अभी तक 4.5% जो है आरबीआई के पास स्टोर करके रखते थे। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक का जो एयूएम है आज के डेट में सबसे ज्यादा है। तो बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें तो पीएसयू सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं इससे। अगेन अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ ऐसे अपनी जो अजम्पशंस दी हैं उनमें क्या दिया है? पहला तो उन्होंने FY25 की जो जीडीपी है उसको जो है ना उस ग्रोथ को जो है एस्टिमेट को वो कट किया। कट कैसे किया है? उन्होंने इस बार FY25 की जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स है उसको 6.6% पे लाकर खड़ा किया है, जो कि पहले इनका एस्टिमेट क्या था? 7.2। एक्चुअली हो क्या रहा है कि पीछे जो जीडीपी का डेटा आया था उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और आरबीआई के पास ये इशू आ गया था कि वो ग्रोथ मोमेंटम को कैसे कंटिन्यू रख सके। उस चीज को रखने के लिए आई थिंक ये पहला मेजर लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं अगर ये की रेट्स को अगर यहाँ टच करते तो फिर से वो जो इन्फ्लेशन इनको जो है ना दिक्कत कर रही है वो और दिक्कत करती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो यूज किया है इसमें। तो एस्टिमेट उन्होंने घटा दिया है, 6.6% कर दिया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो अभी जो डेटा जो सजेस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो स्लो डाउन का बॉटमिंग आउट के साइन भी दे रहा है साथ में। तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि यहां से जो है ना। दूसरा क्या है? क्यूएन FY26 का एस्टिमेट जो था वो भी इन्होंने रिवाइज किया है डाउनवर्ड 6.9% वर्सेस 7.3%। तो यहां पे भी 0.4 बेसिस पॉइंट का जो है ना इन्होंने देखा जाए तो रिवाइज किया है। Q2 FY26 की अगर हम बात करें एस्टिमेट जो है ये फ्रेश एस्टिमेट है, ये 7.3 है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनकी जो जीडीपी एस्टिमेट है वो अपवर्ड हो रही है।
अगर हम बात करें सीपीआई FY25 की, जो कि मेजर इंपैक्ट करती है हम सभी की लाइफ में, ये 4.8% इन्होंने रिवाइज एस्टिमेट किया है, जो कि पहले थी ये 4.5। तो ये बढ़ना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर इसके बढ़ने का मतलब है कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका रेट बढ़ जाएगा, तो वो इन्फ्लेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ाता चला जाएगा, तो वो हमारे लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये बढ़ना बहुत ही ठीक बात नहीं। तो फिर आप बात करते हैं Q3 की FY25 की। इसका इन्होंने रखा है 5.7% वर्सेस 4.8। तो यहां पे भी जो लगभग देखा जाए तो 1% का इंक्रीज है। इसके अलावा Q4 FY25 में एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि ये होगी 4.5% वर्सेस 4.2%। तो यहां भी इंक्रीज ही है। नेक्स्ट ईयर के लिए Q1 FY26 के लिए एस्टिमेट है इनका 4.6% वर्सेस 4.3। वहीं Q2 FY26 में ये 4% है। तो ग्रेजुअली इनको ये एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है ना इन ड्यू कोर्स धीरे धीरे कम आएगी और इनके कंफर्ट जोन में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी एक मेन चीज जो हुई है, क्या हुई है कि आरबीआई अलाउज बैंक टू रेज FCNRB डिपॉजिट फॉर 1 to 3 years। ये वो डिपॉजिट्स है बेसिकली जो आपके जो है ना एनआरआई जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया के अंदर जाकर के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या डिपॉजिट्स करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कैपिंग लगी हुई थी, उसको उन्होंने बढ़ाया है। तो अभी तक अगर हम बात करें FPI इनफ्लोज इंडिया के अंदर जो आए हैं $9.3 बिलियन के आए हैं अभी तक। तो इसको इंप्रूव करने के लिए ये मेजर लिया गया है और बैंक काफी टाइम से इस चीज पे जो है ना फोकस कर रहे थे कि ये कब जो है ना सीलिंग बढ़ेगी। तो इस बार आरबीआई ने ये सीलिंग बढ़ाई है, तो उससे लिक्विडिटी का जो एक इशू है वो मुझे लगता है कि इससे कम होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि ओवरऑल इस पूरी मीटिंग का जो है ना पॉजिटिव इंपैक्ट कहां पे आएगा, जैसा कि मैंने अभी बीच में आपको बताया था कि इसका इंपैक्ट कहीं और दूसरी जगह नहीं जाने वाला है। नंबर 1, लिक्विडिटी। CRR कट के बाद जो है ना लिक्विडिटी मार्केट के अंदर एम्पल रहेगी, तो ग्रोथ के लिए जितनी लिक्विडिटी की जरूरत होगी वो अवेलेबल रहेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। दूसरा, इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे उतना ज्यादा नहीं आएगा जैसा कि रेपो रेट बढ़ाने के बाद कम करने के बाद आता, क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती। यहां उस तरह का नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन आपकी जो है ना स्टेबल रह सकती है एंड डाउनवर्ड जा सकती है एज पर जो भी सिचुएशन चल रही होंगी। जो बेटर पॉजिटिव न्यूज आ रही है वो सिर्फ जो है ना बैंकों के लिए ही है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी बैंक्स हैं, एक तो लिक्विडिटी इनके पास आ जाएगी एम्पल, उसके ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसपे बैंक जो है 0 रिटर्न कमाता है CRR पे। और अगर ये 0.5 बेसिस पॉइंट अगर ये जो है ना रिलीज होता है, तो इसको ये डिफरेंट तरह से जो है ना या तो लोन में डिस्बर्स कर सकते हैं या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां ROI बेटर हो। तो इसका जो इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएगा वो बैंकों के NIM पे आ जाएगा, जो कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इस पे इंपैक्ट पड़ने का मतलब एक बहुत पॉजिटिव है। और दूसरा कहां आ जाएगा, OPM लेवल पे, क्योंकि अगर NIM आपका बढ़ेगा तो आपका क्या है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा साथ ही साथ। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यूएशन बेटर मिलनी शुरू हो जाएगी। और कौन से ऐसे सेक्टर है, कौन से ऐसे सेक्टर के अंदर बैंक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट आएगा, तो सबसे बेनिफिट ज्यादा आएगा जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन AUM, जिसका जितना ज्यादा AUM उसको उतनी ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। इस AUM सबसे ज्यादा किनका है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक का है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास लिबर्टी ज्यादा आएगी और वो ज्यादा लैंड कर पाएंगे और ज्यादा ROI जनरेट कर पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ होगी और इनकी रिटर्न्स बढ़ेंगी और मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी लोन्स हैं उनके ऊपर अभी इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो तब पड़ेगा जब ये दोनों में से कोई एक रेट कम होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फैब के अंदर जाकर के अपनी नेक्स्ट RBI पॉलिसी मीटिंग में ये इस पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। अभी इस समय इनके लेने का मतलब जो CRR कट है और उसको ना टच करने का रीजन है, मुझे लगता है वो देखना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन और GDP कैसा प्रोसीड करता है यहां से, ताकि बेस्ड ऑन दैट डेटा दे कैन टेक डिसीजन ऑन रेपो रेट। सो इन नेटसेल बैंकिंग इज पॉजिटिव विनर और बाकी किसी लोन पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।